दोस्तों, क्या आपको भी हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल टॉपिक पढ़ने में घंटों लग जाते हैं और वो टॉपिक आपको समझ में भी नहीं आता है? तो आज की इस समस्या का हल मैं बताऊंगी। बस आपको एक काम करना है, आगे की 10 मिनट वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना है। आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता और इसमें जितने भी एग्जाम लिखे हुए हैं उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दान वाक्यावली के रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। बस आपको वीडियो सुनते जाना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दान वाक्यावली के रचनाकार विद्यापति हैं। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था तथा ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में रहते थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति द्वारा रचित दान वाक्यावली एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें इन्होंने राजा शिव सिंह की वीरता उदारता का चित्रण किया है। विद्यापति के अन्य संस्कृत ग्रंथ निम्न हैं। पहला है सयो सर्वस्य सार और गंगा वाक्यावली। विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली गोरक्ष विजय की भी रचना की है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका औहट्ट भाषा में रचित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका रचना को किस भाषा में उसकी रचना की है, तो औहट्ट भाषा में। आगे का है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विद्यापति के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं। राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमल कांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की है। पद्माकर रीतिकालीन कवि ने प्रबोध पचासा गंगा लहरी राम रसायन जैसे ग्रंथों की रचना की है। और भूषण ने शिवराज भूषण शिव बावनी छत्रसाल दशक जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। भूषण, पद्माकर और राजा लक्ष्मण सेन ये तीनों रीतिकालीन कवि हैं। चलिए आगे देखते हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए या इनमें से किसका कथन है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। विद्यापति को कृष्ण भक्त की परंपरा में न समझना चाहिए, कथन रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री विद्यापति को पंचम देव पासक स्वीकार करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा है। अब ये दो क्वेश्चन से आपका विद्यापति टॉपिक एकदम कंप्लीट हो गया। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल के अंतर्गत सरापा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्ध साहित्य ब्रजायनी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे, मतलब ये भारत के पूर्वी भाग में रहते थे। इनकी संख्या 84 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा 84। इनमें सरापा सबरपा लुइपा डोम्बिपा कुकुरिप्पा आदि प्रमुख हैं, इनका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। सरापा प्रथम सिद्ध कवि हैं। राहुल शंकरत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। साधना अवस्था में साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है। इनमें महासुख द्वारा ईश्वरत्व की प्राप्ति पर बल दिया गया है। सिद्ध साहित्य में लुइपा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य धारा में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासो काव्य धारा। ये आदिकाल के अंतर्गत आती है। चलिए देख लेते हैं। रासो काव्य
धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आता है। भक्ति काल की 4 प्रमुख काव्य धाराएं मिलती हैं जिन्हें दर्शन की दृष्टि से प्रमुख भेदों में बांटा गया है। पहला है निर्गुण भक्ति धारा, जिसे 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञानेश्वरी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। दूसरा है सगुण भक्ति धारा, जिसे राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा 2 भागों में बांटा गया है। रासो काव्य धारा हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है। इसमें अधिकतर वीर गाथाएं ही हैं जो डिंगल भाषा में लिखी गई है। प्रमुख रासो ग्रंथ के अंतर्गत चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, जगनी कृत परमाल रासो, नरपति नाह कृत विसल देव रासो आदि की गणना की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्ध साहित्य युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे ही देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांकृत्यायन। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे ही देश की ठोस धरती की उपज है। उक्त कथन महापंडित राहुल सांकृत्यायन का है। सिद्ध साहित्य श्रृंगार एवं शांत रस को दोहा, चौपाई आदि छंदों में व्यक्त करता है। सिद्धों की रचनाएं प्रमुखता दोहा, कोश एवं चर्यापद आदि 2 रूपों में प्राप्त होती हैं। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, देखो विशेषताएं याद कर लो क्योंकि इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वेद, उपनिषद, यज्ञ आदि का विरोध, योग द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, गुरु द्वारा संभव आदि। भाषा के अपभ्रंश, भाषा में अपभ्रंश मिश्रित देसी भाषा का प्रयोग तथा डिंगल और पिंगल भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। माया मोह का खंडन और त्याग आवश्यक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है जिसमें धर्म भावना प्रेरक सत्य के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होना मात्र से ही कोई रचना साहित्य की कोटि से अलग नहीं हो जा सकती। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए। उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के उद्देश्य की प्रतिस्थापना हेतु हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक में रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वान की उस मान्यता का खंडन करने के लिए कहा जिसके अंतर्गत धार्मिक रचनाओं को साहित्य की कोटि से अलग करने की बात की गई है। उनके अनुसार यदि ऐसा समझा जाने लगा तो तुलसीदास का रामचरितमानस भी साहित्य के क्षेत्र का में अविवेच्य हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोट में नहीं आती हैं और का योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है और ये पेपर में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है 19वां, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषय क्या स्थापना किसकी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल की। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो विषय उपयुक्त स्थापना रामचंद्र शुक्ल की है। सर्वप्रथम डॉक्टर वूलर ने 1875 ईस्वी में कश्मीरी कवि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय 12 सर्गों में रचित संस्कृत महाकाव्य के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया। इसी के बाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में 3 वर्ग बन गए। पहला है अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान जिनमें है डॉक्टर वूलर, गौरी शंकर, हीरा चंद्र ओझा, रामचंद्र शुक्ल और देवी प्रसाद। इनको आप, एक ट्रिक है, मैं किसी दिन उस पर भी वीडियो बना दूंगी और इसको आप एकदम रट लीजिए क्योंकि कभी कभी आदिकाल से ना इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बच्चों का गलत हो जाता है। तो आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से एकदम तैयार कर लीजिए, शायद फंस जाए क्वेश्चन। प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? तो श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉय, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ शर्मा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है और वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीसल देव रासु। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता विशाल देव रासो के संदर्भ में है। यह अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के प्रकरण 3 में देसी भाषा काव्य उप शीर्षक के अंतर्गत शुक्ल जी मानते हैं कि नरपति नाल कवि विग्रह राज चतुर्थ विसल देव रासो का समकालीन था। कदाचित यह राजकवि था। इसने विसल देव रासो नामक एक छोटा सा ग्रंथ लिखा है जो वीर गीत के रूप में बीसल देव रासों में 4 खंड हैं। नाल के इस बीसल देव रासों में जैसा कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, ना उनके शौर्य पराक्रम का। इस प्रकार इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। चलिए ग्रंथ का नाम देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के रचनाकार है। विसल देव रासो नरपति नाल, कुमार रासो दलपति विजय, विजयपाल रासो नरपति नाल। और ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, रचनाएं याद हो जाएगी आपको। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। वे संसारिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल का मानना है कि सिद्धों नाथों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्म निग्रह, भीतरी चक्रों, अंतर्मुख साधना आदि के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से इनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे सब शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि ग्रंथ हैं। और देखिए इस प्रकार आप लोगों का सिद्ध साहित्य का जो टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राहुल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राहुल नामक नायक का सौर्य वर्णन है। तो इसका मतलब कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है? तो यही वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए तथ्यों में राहुल वेल के विषय में इसमें राहुल नामक नायक का सौर वर्णन है, तथ्य सही नहीं है। राहुल वेल, अब देखो जो ये राहुल वेल रचना है इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लो, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। यह 10वीं सदी सदी ईस्वी में कवि रोडा की रचना मानी जाती है, जिसका सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर भयाड़ी ने भारतीय विद्या पत्रिका में कराया। यह एक शिलांकृत कृति है। जिन शिलाओं पर यह लिखी गई थी यह मध्य प्रदेश के धार जिले से प्राप्त हुई है और वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। यह हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कृति मानी जाती है। इसकी नायिका राहुल है। इसके नक्सिक सौंदर्य का वर्णन मिलता है। इसमें 7 नायिकाओं के का नक्सिक सौंदर्य का वर्णन भी मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि सुसंगत कीजिए। पहला है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं व्याख्या से ही। ऑप्शन नंबर डी,